पूरी दुनिया में सूरज हर दिन इतनी भयंकर धूप फेंकता है ना। लेकिन क्या ये बात आसानी से हजम होती है कि धरती के सारे हरे पेड़ पौधे मिलकर उस अथाह ऊर्जा का, मतलब उस सौर ऊर्जा का सिर्फ 1% हिस्सा ही सोख पाते हैं? हाँ, सिर्फ 1%। और यही वो 1% है जिस पर सब कुछ टिका है। बिल्कुल, सिर्फ 1% ऊर्जा पर इस पूरे पृथ्वी का जीवन, हमारी सभ्यता और सारे जंगल टिके हुए हैं। जब पर्यावरण की बात आती है तो अक्सर ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत दूर की चीज है, जैसे कोई घना जंगल या बर्फीले पहाड़। जो कि एक बहुत आम गलतफहमी है। सही कहा। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे घर के कूड़ेदान में फेंका गया एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा और हमारे सिर के ऊपर मौजूद वो विशाल ओजोन परत, दोनों एक ही गणित का हिस्सा है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद इसी नाजुक और उलझे हुए गणित को समझना है। बिल्कुल, और इसके लिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। हाँ, आज की हमारी चर्चा का आधार है NCERT कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 13, हमारा पर्यावरण। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि 10वीं कक्षा के विषय पर इतनी गहरी चर्चा क्यों? लेकिन यही वो जगह है जहां से प्रकृति के मूलभूत नियम स्पष्ट होते हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि इस चर्चा का उद्देश्य केवल ये जानना नहीं है कि पर्यावरण में क्या हो रहा है, बल्कि क्यों हो रहा है, यानी प्रकृति के नियमों और हमारी मानवीय गतिविधियों के बीच के टकराव को समझना है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की नींव को देखना होगा। ये कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि दो बहुत ही स्पष्ट घटकों का आपसी तालमेल है। अच्छा, तो वो दो घटक कौन से हैं? पहले होते हैं जैव घटक यानी बायोटिक फैक्टर्स, यानी हर वो चीज जिसमें जान है, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान और यहाँ तक कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी। पर ये सजीव चीजें हवा में तो जिंदा रह नहीं सकती है ना? बिल्कुल नहीं, इन्हें एक मंच चाहिए, एक आधार चाहिए। और यहीं से दूसरे घटक की एंट्री होती है जिसे अजैव घटक या एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, जैसे तापमान, बारिश, हवा, मिट्टी और खनिज। इन दोनों के टकराने से ही कोई भी इकोसिस्टम बनता है। मतलब मिट्टी और बारिश वो कच्चा माल है जिसका इस्तेमाल करके एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। हाँ, और ये सब प्रकृति में अपने आप होता है, जैसे किसी जंगल या प्राकृतिक तालाब में। उन्हें कोई बाहर से चलाने नहीं आता। लेकिन अगर मैं अपने घर में एक जल जीवशाला यानी एक्वेरियम बनाना चाहूँ तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। हाँ, वो एक बहुत अलग स्थिति है। मतलब मैं बस एक कांच का बक्सा लाकर उसमें पानी और मछलियाँ डालकर छोड़ तो नहीं सकती। मुझे ऑक्सीजन के लिए एक मोटर वाला पंप लगाना होगा, मछलियों को छुपने के लिए पौधे डालने होंगे और ऊपर से एक बल्ब भी लगाना होगा रोशनी के लिए। बिल्कुल, एक तरह से आप उस कांच के बक्से में प्रकृति की नकल करके एक मिनी संसार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नकल पूरी तरह से कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, खेतों और बगीचों की तरह। हाँ, लेकिन मेरे इस कृत्रिम एक्वेरियम और बाहर मौजूद एक प्राकृतिक तालाब में एक बहुत बड़ा, मतलब एक बुनियादी फर्क है। हाँ। मुझे वो फर्क तब समझ में आता है जब हर हफ्ते मुझे उस एक्वेरियम का पानी बदलना पड़ता है। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। शीशे पर जमी काई साफ करनी पड़ती है, पानी गंदा और जहरीला होने लगता है। लेकिन अगर हम किसी प्राकृतिक झील को देखें तो वहां कोई इंसान हर रविवार को बाल्टी और स्पंज लेकर सफाई करनी तो नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। तो फिर वो प्राकृतिक तालाब खुद ब खुद साफ कैसे रहता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति ने अपनी एक इनबिल्ट सफाई व्यवस्था बनाई हुई है। हाँ। इस व्यवस्था को चलाने वालों को अपमार्जक या डीकंपोजर्स कहा जाता है। अपमार्जक मतलब ये क्या होते हैं? या पौधों की पत्तियां सड़ती हैं तो ये अपमार्जक अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सफाई करते कैसे हैं? मतलब क्या ये उस कचरे को सच में खा जाते हैं? इसे इस तरह समझिए कि हर सजीव चीज बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। ये अपमार्जक उन जटिल पदार्थों को तोड़ना शुरू करते हैं। अच्छा। हाँ, वे उन्हें बिल्कुल सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और फिर इन्हें वापस मिट्टी और पानी में मिला देते हैं। ओह वाह! मतलब जो पत्ता पेड़ से गिरा वो सड़कर वापस वही खनिज बन गया जिसे पेड़ ने शुरुआत में मिट्टी से खींचा था। एकदम। और फिर उन्हीं पोषक तत्वों को नए पौधे अपनी जड़ों से दोबारा सोख लेते हैं। ये एक परफेक्ट, कभी ना खत्म होने वाला चक्र है।
लेकिन मेरे एक्वेरियम में ये नहीं होता। हाँ, क्योंकि एक्वेरियम में ये प्राकृतिक सफाई व्यवस्था यानी सही मात्रा में ये सूक्ष्म जीव नहीं होते। वहां ये चक्र टूट जाता है, इसलिए पानी में जहर फैलने लगता है और आपको खुद उसे साफ करना पड़ता है। समझ गई। तो ये तो सिस्टम की नींव हो गई। अब इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए किसी भी मशीन की तरह एक ईंधन की जरूरत भी तो होगी। बिल्कुल, और वो ईंधन है ऊर्जा। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, सूरज से आने वाली ऊर्जा का सिर्फ 1% हिस्सा ही हरे पौधे खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं। पौधों को स्वपोषी या उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, प्रोड्यूसर्स। लेकिन इसके बाद ये ऊर्जा आगे कैसे बढ़ती है? इसके बाद शुरू होती है आहार श्रृंखला यानी फूड चेन। फूड चेन। पौधों ने जो खाना बनाया उसे विषमपोषी या उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स खाते हैं। जैसे कोई शाकाहारी जानवर? हाँ, जैसे कि एक हिरन उस पौधे को खाता है, फिर उस हिरन को एक मांसाहारी जानवर जैसे कि शेर खा लेता है। इस तरह ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है। इन स्तरों को पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम काम करता है, ऊर्जा का 10% का नियम। 10% का नियम, इसका क्या मतलब है? मतलब अगर एक हिरण ने 100 यूनिट ऊर्जा वाले पौधे को खाया, तो हिरण के शरीर को सिर्फ 10 यूनिट ऊर्जा ही मिलेगी। हाँ, सिर्फ 10 यूनिट। और बाकी 90% कहाँ गई? ये तो बहुत ही घाटे का सौदा है। सिस्टम इतना अक्षम कैसे हो सकता है? ये बर्बादी नहीं है, बल्कि ये जीवन की कीमत है। वो 90% ऊर्जा हवा में ऐसे ही गायब नहीं होती। तो वो कहाँ जाती है? जब हिरण उस पौधे को खाता है तो उसे उस खाने को पचाने में ऊर्जा लगती है। उसे शिकारियों से भागने में, सांस लेने में, अपने शरीर का तापमान बनाए रखने में बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ओह, तो वो ऊर्जा उसके रोजमर्रा के कामों में खर्च हो रही है। बिल्कुल। इस सारी मेहनत में ज्यादातर ऊर्जा ऊष्मा यानी गर्मी के रूप में पर्यावरण में निकल जाती है। शरीर के विकास और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए सिर्फ 10% ऊर्जा ही बच पाती है जो उसके मांस में जमा होती है। अरे बाप रे, अगर हम इसका गणित लगाएं तो ये सच में हैरान करने वाला है। मान लीजिए सूरज से 10,000 जूल ऊर्जा आई। ठीक है। उसका 1% यानी 100 जूल पौधे को मिला। अब उस पौधे को हिरण ने खाया तो 10% के नियम के हिसाब से हिरण को मिला सिर्फ 10 जूल। हाँ। और जब उस हिरण को शेर ने खाया तो शेर को मिला सिर्फ 1 जूल। शेर तक पहुंचते पहुंचते तो ऊर्जा लगभग खत्म ही हो गई। और यही कारण है कि किसी भी प्राकृतिक आहार श्रृंखला में आमतौर पर 3 या 4 से ज्यादा स्तर नहीं हो सकते। अच्छा? हाँ, क्योंकि चौथे स्तर के बाद ऊर्जा का स्तर इतना गिर जाता है कि उस पर किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। ओहो, इसीलिए हमें जंगलों में घास और पौधे करोड़ों की संख्या में दिखते हैं, हिरण लाखों में होते हैं, लेकिन पूरे जंगल में शेर सिर्फ कुछ दर्जन ही होते हैं। उनके लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। एकदम सटीक बात कही आपने। और एक और अहम बात, ऊर्जा का यह प्रवाह हमेशा एक दिशिक होता है। एक दिशिक यानी यूनिडायरेक्शनल। हाँ, यानी यह सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। जो ऊर्जा पौधों ने सूरज से ले ली वो पलटकर वापस सूरज के पास नहीं जा सकती। जो ऊर्जा शाकाहारियों ने ले ली वो वापस पौधों को नहीं मिल सकती। ऊर्जा की यह नदी बस आगे बढ़ती है और हर कदम पर सूखती जाती है। बिल्कुल। ऊर्जा ऊपर जाते हुए कम होती है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन क्या इकोसिस्टम में कोई ऐसी चीज है जो आहार श्रृंखला में ऊपर जाते हुए कम होने के बजाय बढ़ने लगती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि जहां तक मैं समझ रही हूं, यहीं से हमारी इंसानी गतिविधियां इस पूरे तंत्र के लिए खतरनाक होनी शुरू हो जाती हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं पीड़क नाशकों यानी पेस्टिसाइड्स और अन्य कृषि रसायनों की। अपनी फसलों को बीमारियों और कीड़ों से बचाने के लिए इंसानों ने खेतों में भारी मात्रा में रसायनों का छिड़काव शुरू किया। हमें लगा कि हम सिर्फ कीड़ों को मार रहे हैं। हाँ, हमें लगा फसल सुरक्षित है, लेकिन मिट्टी तो एक स्पंज की तरह है। बारिश हुई और वो सारे रसायन पानी के साथ बहकर जमीन के नीचे और आसपास के तालाबों में चले गए। और यहीं से श्रृंखला में असल गड़बड़ी शुरू होती है। मिट्टी और पानी से पौधे इन रसायनों को खनिजों के साथ सोख लेते हैं। ओहो, अब दिलचस्प बात यह है कि ये रसायन अजैव निम्नीकृत यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओहो, मतलब आप मार्जे इन्हें नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल। याद है हमने सूक्ष्म जीवों की बात की थी?
वे इन रसायनों को तोड़ नहीं सकते। तो मतलब? ये रसायन न तो नष्ट होते हैं और न ही शरीर से बाहर निकलते हैं। ये शरीर की चर्बी या कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं। सही बटा। अब जब छोटे कीड़े या छोटी मछलियां उन पौधों को खाती हैं, तो वे रसायन उनके शरीर में चले जाते हैं। एक छोटी मछली अपने जीवन भर में कई पौधे खाती है, तो उसके शरीर में रसायन की मात्रा पौधों से ज्यादा हो जाती है। फिर जब कोई बड़ी मछली कई छोटी मछलियों को खाती है, तो उसके अंदर ये मात्रा और कई गुना बढ़ जाती है। ये तो हर पोषी स्तर पर लगातार जमा होता जा रहा है। हाँ, ये बढ़ता ही जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि मनुष्य यानी हम लोग किसी भी आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल। हम पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी, इसीलिए हमारे शरीर में इन जहरीले रसायनों की मात्रा सबसे अधिक जमा हो जाती है। ये तो बड़ी विडंबना है। मतलब आहार श्रृंखला में टॉप पर होना हमारे लिए ताकत की बात नहीं, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान बन गया है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो इस पूरी प्रक्रिया को जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। जैव आवर्धन। हाँ, यही वो कारण है कि आज हमारे गेहूं, चावल, सब्जियों और मांस में इन रसायनों के अवशेष मौजूद हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सब्जियों को पानी से अच्छी तरह धो लेने से वे पूरी तरह सुरक्षित हो जाती हैं। हाँ, मेरी माँ भी हमेशा यही कहती हैं। लेकिन सच तो यह है कि वो जहर उनके रेशे रेशे में उनकी कोशिकाओं के अंदर तक पहुंच चुका है। उसे सिर्फ बाहर से धोकर नहीं निकाला जा सकता। ये तो सच में डराने वाली बात है। खेतों में डाला गया जहर सीधा हमारी थाली और हमारे शरीर तक पहुंच गया। लेकिन इंसानी दखलअंदाजी सिर्फ जमीन या पानी तक सीमित नहीं है। अगर हम वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से की तरफ देखें, तो वहां भी हमने एक ऐसा ही अदृश्य बदलाव किया है। मैं ओजोन परत की बात कर रही हूँ। ओजोन लेयर, हाँ। बचपन से सुनते आए हैं कि ओजोन हमें बचाती है, लेकिन ये आखिर बनती कैसे है और हमने इसे कैसे नुकसान पहुंचाया? ओजोन का विज्ञान एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास है। जो सामान्य ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं, उसके एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, यानी O2। ठीक है। लेकिन ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं यानी O3 से मिलकर बनती है। जमीन के स्तर पर ओजोन एक बेहद जहरीली और घातक गैस है। जहरीली गैस? हाँ, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ये पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। तो फिर ये O2 से O3 में बदलती कैसे है? कोई मशीन तो है नहीं ऊपर? ये काम सूरज की तेज पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज करती हैं। जब यूवी किरणें वायुमंडल के ऊपरी हिस्से पर पड़ती हैं, तो वे साधारण ऑक्सीजन O2 के कुछ अणुओं पर इतनी तेजी से प्रहार करती हैं कि वे टूटकर आजाद ऑक्सीजन परमाणु बन जाते हैं। मतलब O अलग हो जाता है? बिल्कुल। अब ये आजाद और बेचैन परमाणु किसी दूसरे O2 अणु के साथ जाकर चिपक जाते हैं, और जब O2 में एक और O जुड़ता है तो बन जाती है O3 यानी ओजोन। ओ, समझी। और यही ओजोन परत एक छतरी की तरह काम करती है और सूरज की उन खतरनाक यूवी किरणों को जमीन तक पहुंचने से रोकती है। हाँ, क्योंकि अगर ये किरणें सीधे हम तक पहुंच जाएं, तो इंसानों में त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन 1980s के दशक में अचानक खबर आई कि इस छतरी में छेद हो रहा है, ये तेजी से पतली हो रही है, और इसका जिम्मेदार था एक रसायन CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और विडंबना देखिए कि CFCs का निर्माण इंसानों ने अपनी ही सुख सुविधा के लिए किया था। हाँ, फ्रिज और AC के लिए। बिल्कुल। इनका भारी इस्तेमाल रेफ्रिजरेटरों में ठंडक पैदा करने और आग बुझाने वाले उपकरणों में होता था। पर एक बात बताइए, एक फ्रिज को ठंडा करने वाली गैस इतनी दूर आसमान में जाकर ओजोन को कैसे तोड़ सकती है? इसके पीछे का तंत्र बहुत ही आक्रामक है। जब CFC गैसें रिसकर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंचती हैं, तो यूवी किरणें उन पर भी टकराती हैं और उनमें से क्लोरीन के परमाणुओं को आजाद कर देती हैं। अच्छा, क्लोरीन। हाँ, एक अकेला क्लोरीन का परमाणु किसी विध्वंसकारी मशीन या रैकिंग बॉल की तरह काम करता है। यह ओजोन यानी O3 के पास जाकर उसका एक ऑक्सीजन परमाणु छीन लेता है, जिससे ओजोन वापस O2 में बदल जाती है। ओहो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में वो क्लोरीन परमाणु खुद नष्ट नहीं होता। एक अकेला क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन अणुओं को तोड़ सकता है। मतलब ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक छोटी सी गलती और पूरा सुरक्षा कवच खतरे में। लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद की किरण भी है।
जब दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस खतरे को पहचाना तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप के तहत पूरी दुनिया के देशों ने एक ऐतिहासिक समझौता किया। हाँ, सबने मिलकर तय किया कि CFCs के उत्पादन को तुरंत रोक दिया जाएगा। और ये समझौता काफी हद तक सफल भी रहा, जो ये दिखाता है कि अगर पूरी दुनिया एक साथ किसी समस्या को सुलझाने की ठान ले तो हम प्रकृति के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आसमान की ये कहानी तो उम्मीद जगाती है, लेकिन अगर हम वापस जमीन पर लौटें और अपने घर के कचरे के डिब्बे की तरफ देखें तो हमारी आदतें आज भी पर्यावरण के नियमों से टकरा रही हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कचरे का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। और कचरे की इस पूरी समस्या को समझने के लिए हमें वापस उन सूक्ष्म जीवों यानी अपमार्जकों के पास जाना होगा जिनकी बात हमने शुरुआत में की थी। हाँ, प्राकृतिक सफाई कर्मचारी। बिल्कुल। पर्यावरण विज्ञान में कचरे को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल और अजैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये बंटवारा पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकृति के सफाई कर्मचारी किस चीज को पचा सकते हैं और किसे नहीं, है ना? एकदम सही। जैसे सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, कागज, ये सब जैव निम्नीकरणीय है। क्योंकि प्रकृति के पास इन्हें वापस मिट्टी में मिलाने का जैविक सॉफ्टवेयर मौजूद है। उनके पास ऐसे एंजाइम हैं जो इन प्राकृतिक चीजों को तोड़ सकते हैं। कि अगर मुझे भूख लगी है तो मेरा शरीर रोटी या चावल को आराम से पचा लेगा क्योंकि मेरे पेट में उसे तोड़ने वाले एंजाइम मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं एक मुट्ठी कोयला खा लूं तो क्या होगा? कोयला आपके पेट में ही पड़ा रहेगा, आपके शरीर को उससे कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास कोयले को पचाने वाले विशिष्ट यानी स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है। बिल्कुल। और सूक्ष्म जीवों के लिए प्लास्टिक भी उसी कोयले की तरह है। जब हम कोई प्लास्टिक का कप फेंकते हैं तो मिट्टी के बैक्टीरिया उस कप को देखते तो हैं लेकिन वे उसे तोड़ नहीं पाते। हाँ, क्योंकि उनके पास प्लास्टिक को पचाने वाले बायोलॉजिकल टूल ही नहीं है। इसलिए वो प्लास्टिक हजारों सालों तक वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। और यहीं से अजैव निम्नीकरणीय कचरे की समस्या विकराल रूप ले लेती है। हमारी सुविधा और नई जीवन शैली ने इस कचरे को कई गुना बढ़ा दिया है। इस सुविधा वाली बात पर मुझे भारतीय रेलवे का वो डिस्पोजेबल कप वाला उदाहरण याद आ रहा है। अरे हाँ, वो एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे पर्यावरण को बचाने की एक अच्छी कोशिश भी अगर बिना पूरा सिस्टम समझे की जाए तो उल्टी पड़ सकती है। बिल्कुल। पहले ट्रेनों में कांच के गिलासों में चाय मिलती थी जिन्हें धोकर बार बार इस्तेमाल किया जाता था। फिर लोगों को लगा कि ये साफ सुथरा नहीं है, संक्रमण का डर है, तो बाजार में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कप आ गए। और जब उन करोड़ों प्लास्टिक कपों से स्टेशनों के किनारे कचरे के पहाड़ बनने लगे तो एक नया और शानदार विकल्प पेश किया गया, मिट्टी के कुल्हड़। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लगता है। हाँ, शुरुआत में ये एक पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली विचार लगा। चाय पियो और कुल्हड़ को ट्रैक पर फेंक दो, वो टूटकर वापस मिट्टी बन जाएगा, कोई प्रदूषण नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। विचार अच्छा था, लेकिन समस्या इसके पैमाने यानी स्केल की थी। भारतीय रेलवे का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर रोज कुल्हड़ बनाने के लिए बहुत भारी मात्रा में मिट्टी की जरूरत थी। और वो मिट्टियां कहाँ से रही थी? खेतों की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत यानी टॉपसॉइल से। बिल्कुल। प्रकृति को जिस उपजाऊ मिट्टी की 1 इंच परत बनाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, उसे हम भट्टियों में पकाकर महज 5 मिनट चाय पीने के लिए हमेशा के लिए खत्म कर रहे थे। एक समस्या सुलझाने गए और खेती की जमीन को बंजर करने का खतरा मोल लिया। ये उदाहरण बहुत गहराई से हमें ये सिखाता है कि हम पर्यावरण के किसी एक हिस्से में बदलाव करके ये नहीं सोच सकते कि बाकी का हिस्सा अछूता रहेगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, अब कुल्हड़ के बाद कागज के कप आ गए हैं, लेकिन उन्हें बनाने के लिए भी तो पेड़ काटने पड़ते हैं। वही बात है, जब तक हम पूरे चक्र को नहीं समझेंगे, हम बस एक समस्या की जगह दूसरी समस्या पैदा करते रहेंगे। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। प्राकृतिक पारितंत्र एक बेहद संतुलित और आत्मनिर्भर व्यवस्था है। हाँ। पौधे सूरज से ऊर्जा लेते हैं, वो ऊर्जा 10% के कड़े नियम के साथ आहार श्रृंखला में आगे बढ़ती है और आखिर में अपमार्जक सब कुछ वापस मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन इंसानी दखल ने इस लूप को कई जगह से तोड़ दिया है। बिल्कुल। हमने ऐसे पीड़क नाशक बनाए जो जैवावर्धन के जरिए हमारे ही खाने में जहर घोल रहे हैं। हमने वायुमंडल में CFCs छोड़कर हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया। और हमने प्लास्टिक
प्लास्टिक जैसा ऐसा कचरा पैदा किया जिसे प्रकृति का अचूक रिसाइकलिंग सिस्टम भी नहीं पचा सकता। इसीलिए ये जानना सिर्फ विज्ञान की किताब पढ़ने जैसा नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हर छोटा फैसला, हम बाजार से किस पैकिंग वाला सामान खरीद रहे हैं, खेत में क्या डाल रहे हैं और अपना कचरा कैसे फेंक रहे हैं, ये सब सीधे तौर पर इस विशाल चक्र को प्रभावित करता है। हम इस सिस्टम को दूर से देखने वाले दर्शक नहीं हैं, हम इसके अंदर बैठे हैं। बिल्कुल सही बात। और इसी सोच के साथ मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पे शायद हमें गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। हाँ, बताइए। आज हमने जाना कि प्रकृति में जो अपमार्जक हैं वे करोड़ों सालों से हर मृत और बेकार चीज को मिट्टी में मिलाते आए हैं, लेकिन अब इंसान ने प्लास्टिक और सिंथेटिक रसायन बना दिए हैं जिन्हें ये सूक्ष्म जीव पहचानते ही नहीं। तो सवाल ये उठता है, क्या भविष्य में लाखों सालों बाद प्रकृति खुद को ढालते हुए इवोल्यूशन के जरिए ऐसे नए सूक्ष्म जीव विकसित कर लेगी जो प्लास्टिक को खा सके? या फिर मानव सभ्यता के खत्म होने के बाद ये अजैव निम्नीकरण या प्लास्टिक कचरा इस धरती पर हमारी मौजूदगी का एकमात्र और सबसे बड़ा जीवाश्म यानी फॉसिल बनकर रह जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। सच में, क्या प्रकृति हमारे कचरे के हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी या फिर आने वाले करोड़ों सालों तक ये कचरा ही इंसानों की आखिरी पहचान होगा? इस भारी लेकिन बेहद जरूरी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों के लिए ये निश्चित रूप से गहराई से सोचने का विषय है।